नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के साथ मैं रवीश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ समाचार। आज हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो शायद हेडलाइन में छोटे हों लेकिन असर में बहुत बड़े। तो शुरू करते हैं आज का समाचार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव चरम पर है, जहां ईरानी नौसेना ने 2 व्यापारिक जहाजों पर फायरिंग की है। ईरान का दावा है कि ये जहाज उनकी समुद्री सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी मंजूरी और टोल टैक्स दिए बिना किसी भी जहाज को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस घटना के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। लंबे समय से जारी गतिरोध के बाद ईरान ने अचानक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने का फैसला लिया था। हालांकि यह छूट केवल उन देशों के लिए थी जो ईरान की शर्तों को मानने को तैयार थे। इस घोषणा से वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट की उम्मीद जगी थी, लेकिन इसके साथ ही ईरान ने कड़ी निगरानी रखने की बात भी दोहराई है। होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर रहे मालवाहक जहाजों पर अचानक फायरिंग होने से इलाके में युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। पश्चिमी देशों ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों को असुरक्षित बना रहा है। इस तनाव ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को खाड़ी क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बंद करने की धमकी देते हुए एक तेल टैंकर पर धावा बोल दिया। खबरों के अनुसार ईरानी कमांडो ने टैंकर पर जमकर गोलियां बरसाईं और उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। यह कार्रवाई ईरान की उस नीति का हिस्सा मानी जा रही है जिसके तहत वह अमेरिका पर आर्थिक प्रतिबंध हटाने का दबाव बनाना चाहता है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी कड़वाहट को कम करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में वार्ता की तारीख तय हो गई है। दोनों मुल्कों के शीर्ष नेता और राजनयिक इस बैठक में शामिल होंगे। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस वार्ता से खाड़ी क्षेत्र में शांति बहाल हो पाएगी और परमाणु समझौते पर कोई नई सहमति बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। माना जा रहा है कि यह संबोधन संसद में महिला आरक्षण विधेयक के गिरने या देश की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक सुधारों पर आधारित हो सकता है। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री किसी बड़े फैसले या नई योजना का ऐलान कर सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने की खबर मिलते ही भारत के लिए 3 अच्छी खबरें सामने आई हैं। पहला, कच्चे तेल की सप्लाई बहाल होने से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हो सकती हैं। दूसरा, भारतीय व्यापारिक जहाजों का लंबा रूट बचेगा जिससे लॉजिस्टिक खर्च कम होगा। तीसरा, भारत के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध फिर से पटरी पर लौटेंगे। अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ कंगना रनौत ने प्रियंका गांधी के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी की कुर्सी इंदिरा गांधी की तरह अस्थिर नहीं है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में बात करते हुए विपक्ष की रणनीतियों की आलोचना की। कंगना रनौत ने कि एक इस्तेमा की प्रतिशन कर दिया और महिला आरक्षण बिल के इस तीखे बयान ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। भारत के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदने का रास्ता एक बार फिर साफ हो गया है। नई भुगतान प्रणालियों और शिपिंग रूटों पर सहमति बनने से भारत को आने वाले समय में रियायती दरों पर ईंधन मिलता रहेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा। बरेली की निदा खान एक बार फिर चर्चा में हैं, जहां उनके भाई पर संबंध बनाने और बहन पर धर्मांतरण का दबाव डालने के आरोप लगे हैं। निदा खान फिलहाल लापता बताई जा रही हैं और पुलिस उनके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रही है। यह मामला धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील हो गया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते डा में 2% की बढ़ोतरी की है। यह फैसला बढ़ती महंगाई को देखते हुए लिया गया है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों की सैलरी और सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन में इजाफा होगा। जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के संकेत दिए,
अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में बड़ी रैली देखने को मिली। कच्चे तेल की सप्लाई में सुधार की उम्मीद ने निवेशकों का उत्साह बढ़ा दिया है। भारतीय बाजारों पर भी इसका सकारात्मक असर सोमवार को दिखने की उम्मीद है, जिससे बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर में तेजी आ सकती है। नेपाल की बालेन शाह सरकार ने भारत से आने वाले सामान पर 100 रुपये से अधिक होने पर अतिरिक्त शुल्क भंसार लगाने का फरमान जारी किया है। इस नियम का स्थानीय नेपाली नागरिकों और भारतीय व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया है। लोगों का अधिशनव बार के सामान पर सामान पर भारत का कहना है कि इससे सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्तों में खटास आ सकती है और सीमा पर व्यापार प्रभावित होगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े सब्जी उत्पादक देशों में से एक है, जहां उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य अग्रणी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि संतुलित आहार में सब्जियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये विटामिन और मिनरल्स का मुख्य स्रोत हैं। ताजी और स्थानीय सब्जियों का सेवन भारतीयों को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर रहा है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अपना एयरस्पेस हवाई क्षेत्र दोबारा खोल दिया है, जो तनाव के कारण बंद था। इससे खाड़ी देशों और यूरोप में फंसे हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अब भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन सुरक्षित तरीके से अपनी उड़ानों का संचालन कर सकेंगी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धुरंधर 2 की पकड़ मजबूत बनी हुई है और यह लगातार कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। वहीं अक्षय कुमार की नई फिल्म भूत बंगला टॉप लिस्ट में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रही है। दर्शकों का रुझान फिलहाल बड़े बजट की एक्शन फिल्मों की तरफ ज्यादा दिख रहा है। ईरान के हॉर्मुज खुला है के दावे के बावजूद भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों ने बीच रास्ते से यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। शिपिंग कंपनियों का कहना है कि जमीनी हकीकत ईरान के दावों से अलग है और वहां अभी भी खतरा बरकरार है। इसके लिए नदेश से एक बार देश को अपने तरस्से के दावे के बावजूद, जिसके लिए बीच रास्ते से बीच राष्ट्रीय करना चाहिए। असमंजस ने वैश्विक व्यापारिक समुदायों के बीच अविश्वास पैदा कर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता का दूसरा दौर जल्द ही आयोजित होने वाला है। खबर है कि इसके लिए किसी तीसरे देश के तटस्थ स्थान का चुनाव किया जा रहा है। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और एक दूसरे के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देना होगा। ईरानी नेता मोज्तबा खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी नौसेना किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने उकसावे की कार्रवाई बंद नहीं की तो उसे हार का स्वाद चखना पड़ेगा। इस बयान ने पश्चिम एशिया के माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के आज होने वाले संबोधन के मद्देनजर विशेषज्ञों ने उनके पुराने संबोधनों का विश्लेषण किया है, नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक। पीएम के संबोधनों ने अक्सर देश की दिशा बदली है। लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि क्या आज रात भी वैसा ही कुछ ऐतिहासिक सुनने को मिलेगा। महिला आरक्षण विधेयक के पारित न होने के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की रणनीति को लेकर चर्चा है कि क्या वे अमित शाह के राजनीतिक चक्रव्यूह में उलझ गए हैं। विपक्ष इस बिल में ओबीसी कोटे की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मुस्कुराहट और गर्मजोशी ने राज्य की राजनीति में स्थिरता का संकेत दिया है। इस मुलाकात को एनडीए गठबंधन के भीतर बेहतर समन्वय के तौर पर देखा जा रहा है। क्यों? पाकिस्तान में बिजली का गंभीर संकट पैदा हो गया है। जहां वीआईपी इलाकों में तो रोशनी है, लेकिन अस्पतालों में अंधेरा छाया हुआ है। सर्जनों ने खुलासा किया है कि वे टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने को मजबूर हैं। यह स्थिति पाकिस्तान की बदहाल आर्थिक स्थिति और ऊर्जा प्रबंधन की विफलता को दर्शाती है। हर्षिका ने गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए पारंपरिक चावल की कांजी की रेसिपी साझा की है। उनका कहना है कि यह न केवल पाचन के लिए अच्छी है, बल्कि लू से बचाने में भी कारगर है। प्राकृतिक तरीके से फर्मेंटेड यह पेय गर्मियों में एक
बेहतरीन प्रोबायोटिक का काम करता है। खबरों की इस बीच में अगर आपको न्यूज टू समाचार का ये विश्लेषण सही लगा तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी सूचना के नाम पर प्रोपेगेंडा देख रहे हैं। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगली ग्राउंड रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं रवीश कुमार विदा लेता हूं, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।